Assalamualaikum. We discussed about the acute appendicitis in the last lecture. Now our topic is about the appendectomy. Appendectomy means that कि जो appendicitis हुआ हुआ है या appendix की जो removal है उसको हम क्या कहते हैं, appendectomy कहते हैं. अब ये जो appendectomy होती है इसको हम जो है वो open appendectomy भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब स्किन की इंसिजन्स वगैरह दे के उसको हम कन्वेंशनल appendectomy कहते हैं, और दूसरी appendectomy होती है जो हम लेप्रोस्कोपिकली परफॉर्म करते हैं. So we were concerned first with the कन्वेंशनल या ओपन appendectomy. अब जो सबसे पहले आपको पता है जब हमने अपेंडिक्स की रिमूवल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि उस अपेंडिक्स तक पहुंचना होता है. तो उसमें पहुंचने तक के लिए हमें क्या देना पड़ता है, इंसिजेंस देने पड़ते हैं. अब इंसिजेंस के लिए डिफरेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंसिजेंस होती हैं जो हम दे सकते हैं. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसिजेंस. आपकी बुक में लिखी हुई है कि कौन कौन सी हम इंसिजेंस दे सकते हैं, और इंसिजेंस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो ये फिगर आपको नज़र आ रही है. मैकबर्नीज पॉइंट का तो आपको पता है ना, हमने डिस्कस किया था कि अम्ब्लाइकस से लेके एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन तक हम एक जो है क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं. लाइन जो होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 में. तो वहाँ पे जो जॉइनिंग पॉइंट होता है दैट इज़ नाउन एज मैकबर्नीज पॉइंट. अब जो मैकबर्नीज पॉइंट होती है ना, वहाँ पे हमने जो है जो इंसिजेंस देनी होती है, अगर वो हम इस तरह देते हैं ओब्लीक इंसिजन, ठीक है, बिल्कुल हमने इस तरह भी नहीं देनी, हॉरिजॉन्टल भी नहीं देनी, वर्टिकल भी नहीं देनी, हमने जो है थोड़ी सी जो है ओब्लीक इंसिजन देनी है यहाँ पर. एंड दिस ओब्लीक इंसिजन जो कि हम मैकबर्नीज पॉइंट पे देते हैं, इसका नाम होता है ग्रिड आयरन इंसिजन. तो सबसे पहली जो ग्रिड आयरन इंसिजन होती है, जो मोस्ट कॉमनली हम देते होते हैं इंसिजन अपेंडेक्टमी के लिए, वो यही देते हैं. तो क्या होती है, राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग द इंटीरियर टू इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन टू अम्ब्लाइकस. वहाँ पर अलोंग द लाइन एट मैकबर्नीज पॉइंट हमने क्या देनी होती है, उसके राइट एंगल पे, इस लाइन के राइट एंगल पे. देखें, लाइन के ये राइट एंगल पे है लेकिन है ये ओब्लीक इंसिजन है एज़ कम्पेयर टू मतलब बॉडी सरफेस. तो ये हमारी हो गई ग्रिड आयरन इंसिजन. फिर होती है एक हमारे पास लैंस इंसिजन. लैंस इंसिजन जो होती है ये हमारी जो है ट्रांसफर्स इंसिजन होती है. अगर हम देखें इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, दिस इज़ ग्रिड आयरन इंसिजन, ओब्लीक है. फिर लेंस इंसिजन ग्रीन से आपको दिखाई हुई है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसफर्स इंसिजन भी इसको कहते हैं. ट्रांसफर स्किन क्रीज, इसकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, 2 सेंटीमीटर बिलो अम्ब्लाइकस ऑन द मिड क्लेविकुलर मिड इंग्वाइनल लाइन. ठीक है, मिड क्लेविकुलर पे, मिड इंग्वाइनल लाइन पे जो है ये हमारी जो है इंसिजन होती है ट्रांसफर स्किन क्रीज विच इज़ नाउन एज लेंस इंसिजन. इसके अलावा आपको पता है कि ये वाली जो है लोअर मिड लाइन इंसिजन होती है अम्ब्लाइकस के नीचे, बड़ी सी इंसिजन होती है, इसको हम लोअर मिड लाइन इंसिजन कहते हैं. ये हम तब देंगे ऑब्वियसली जब हमें एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए. हमें लग रहा है कि अपेंडिसाइटिस जो है अब वो परफोरेट कर चुकी है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वो डायग्नोसिस डाउट में है कि पता नहीं अपेंडिसाइटिस है भी है या नहीं. तो उस केस में हम क्या करते हैं, लोअर मिडलाइन इंसिजन देते हैं, ताकि अगर कुछ और भी हमने करना है, रिमूवल वगैरह, पेरिटोनाइटिस की ट्रीटमेंट करनी है या क्या, तो उसके लिए फिर हम ये लोअर मिडलाइन इंसिजन देती है ताकि अच्छा सा एक्सपोजर हो जाए. तो तीन आपने इंसिजन्स पढ़ लिए हैं, ग्रिड आयरन इंसिजन, लैंस इंसिजन विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर स्किन क्रीज, और इसके अलावा वी हैव द लोअर मिडलाइन इंसिजन. इस पिक्चर में भी आपको दिखाई हुई है ग्रिड आयरन इंसिजन, लैंस इंसिजन दिखाई हुई है आपको, और इसके अलावा यहाँ पे लोअर मिडलाइन नहीं दिखाई हुई. यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे मकसद था वो दिखाना था रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन. ये आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट इलियक फॉसा के अंदर, ओब्लीक सी इंसिजन होती है और ये ऐसे मीट करेगी यहाँ पे ऐसे. तो इसकी जो है ना रदरफोर्ड और मॉरिसन इंसिजन, दिस इज़ ओब्लीक इंसिजन, जो कि लोअर एंड इसका जो है वो मैकबर्नीज पॉइंट पे आता है. ये एक्सटेंड करती है ओब्लीकली अपवर्ड्स एंड लैटरली, जितना हमें चाहिए होता है उतना हम कर लेते हैं इसको.
फिर फर्दर मतलब कि एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन जो है ना ओब्लिकली हम इस तरह से देते हैं। दिस इज़ नाउन एज रदरफोर्ड मॉरिसन इंसियन। तो 4 टाइप्स ऑफ इंसियन आपको याद होगी, ग्रिड आयरन इंसियन, लैंस इंसियन, देन द लोअर मिडलाइन इंसियन एंड द रदरफोर्ड मॉरिसन इंसियन। तो सबसे पहले हमने स्किन को इंसाइज किया, फिर क्या होगा देखें, अब हमने जो है स्किन को काट लिया। उसके बाद स्किन जो है जब हमने काटी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रिड आयरन इंसियन दे दिया है हमने, उसके बाद हम स्किन को काटेंगे और फिर स्किन के बाद क्या आएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, उसको काटेंगे। फिर वी हैव द फेशिया स्कार्पा एंड फेशिया कैम्पर, वो दोनों हम काट लेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल ओब्लीक एपिन्यूरोसिस आती है, एक्सटर्नल ओब्लीक एपिन्यूरोसिस को भी हम काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिखाई हुई है कि जब आपने ग्रिड आयरन इंसियन दी ऐसे करके, तो एक्सटर्नल ओब्लीक फाइबर्स भी जो हैं वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने उसको काटा है स्किन को। तो स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया स्कार्पा, फेशिया कैम्पर, एक्सटर्नल ओब्लीक एपिन्यूरोसिस की डायरेक्शन जो है फाइबर्स की, वो इसी डायरेक्शन में है। तो आपने इसी डायरेक्शन में जो है उसको काटा। लेकिन मसला कहाँ पे आएगा, जब हम पहुँचेंगे इंटरनल ओब्लीक के अंदर। एक्सटर्नल ओब्लीक के बाद कौन सा मसल आता है, इंटरनल ओब्लीक। और आप यहाँ पे अगर गौर करें तो एक्सटर्नल ओब्लीक जो है उसके फाइबर्स की इस तरह से डायरेक्शन है, और इंटरनल ओब्लीक जो है उसकी जो डायरेक्शन है ना वो इस तरह है, राइट एंगल है। तो आपको नहीं लगता कि अब हमें अपनी इंसियन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, या हमें कुछ और अब करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इंटरनल ओब्लीक को भी इसी डायरेक्शन में काट देंगे तो क्या होगा, हीलिंग का प्रोसेस नहीं होगा, मसल्स रिपेयर नहीं हो सकेंगे प्रॉपरली, और उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट हमने काट दिया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा, मसल्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, और इसकी वजह से इंसीनल हर्निया होने के चांसेस हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रोसीजर। सो इस वजह से जब हम एक्सटर्नल ओब्लीक एपिन्यूरोसिस तक काट देते हैं इन द लाइन ऑफ इंसियन, तो जब हम इंटरनल ओब्लीक के लेवल पे आते हैं और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको हम ब्लंट डायसेक्शन के साथ जो है उसकी एक विंडो क्रिएट करते हैं, उनको काटते नहीं हैं। तो ये जो विंडो क्रिएट करेंगे ना, एक विंडो सी क्रिएट करेंगे। देखें, हमारी इंसियन इतनी बड़ी है और उसमें जो इंटरनल ओब्लीक है उसको हमने इतना सा खोलना है बस, और साइड से थोड़ी सी विंडो क्रिएट करके हमने जस्ट एक्सपोज करना है कि हमारा जो अपेंडिक्स है वो हमारे सामने आ जाए। तो हमने क्या किया, अब हमने थोड़े से फाइबर्स को स्प्लिट किया जस्ट इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस के। तो जब हम ये सब कुछ जो है वो खोल लेंगे, मतलब अब हमारी एक्सटर्नल ओब्लीक भी खुल गया मसल, इंटरनल ओब्लीक भी खुल गया, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी खुल गया। फिर आपको जो है ना अंदर एक नज़र आएगी पेरिटोनियम आएगी, तो उसको आप ओपन करोगे, और फिर जो है जब आप जो है पेरिटोनियम को जब खोल लोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी आपकी अपेंडिक्स पड़ी हुई। उसके साथ अपेंडिक्स के साथ आपको मीज़ो अपेंडिक्स मतलब कि मिजेंट्री जो होती है अपेंडिक्स की वो भी नज़र आ जाएगी, और फिर साथ में आपको थोड़ी सी वेसल्स वगैरह नज़र आएंगी। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो शेयर कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसमें उन्होंने बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन किया होगा कि सबसे पहले वो इसी तरह आपको स्किन की इंसियन दे के बताएंगे, ग्रिड आयरन इंसियन, एक्सटर्नल ओब्लीक काटेंगे, और फिर जब इंटरनल ओब्लीक आएगा ना तो वहाँ पे काटेंगे नहीं, उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से विंडो से क्रिएट करेंगे, और फिर आपको वाइट कलर की ना उस वीडियो में पेरिटोनियम नज़र आएगी। पेरिटोनियम को काटेंगे तो अंदर आपको अपेंडिक्स पड़ी हुई नज़र आएगी, मीज़ो अपेंडिक्स सबसे पहले आएगी। तो अब हमने जो है ना, हमें अपेंडिक्स नज़र आ जाती है। जब हम पेरिटोनियम खोल लेते हैं ना तो फिर हमें ना वहाँ पे अपेंडिक्स नज़र आ जाती है। तो अब हमने करनी है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। सो रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स में सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जब आपने पेरिटोनियम खोली, पेरिटोनियम कैविटी आपके सामने है, वहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत सीरियस सा एक्सुडेट पड़ा हुआ पस सी नज़र आएगी, उसको आप थोड़ा सा सक करके बाहर निकाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे कि आपको जो है क्या नज़र आएगी, टीनिया कोलाई, वो मैंने आपको दिखाए थे ना जब हमने अपेंडिक्स की एनाटमी पढ़ी थी, तो मैंने कहा था एंटीरियर टीनिया जो होता है ना, टीनिया कोलाई 3 तरह के होते हैं। तो इन जो हमारी
जो है असेंडिंग कॉलॉन होती है ना, उसके ऊपर एंटीरियर टीनिया होता है, उसको हम ट्रेस करके आते हैं और हमें जो है ना अपनी अपेंडिक्स मिल जाती है। तो सबसे पहले आप टीनिया कोलाई को जब जो है आइडेंटिफाई करोगे तो सीकम आपको नज़र आएगी, उसको ट्रेस करते हुए ना आपको मिल जाएगी क्या, अपेंडिक्स। तो फिर जो है अगर वहाँ पे कोई इडहियंस वगैरह हैं तो आप उन इडहियंस को रिमूव करोगे और फिर आपको मिल जाएगी मीज़ो अपेंडिक्स। तो ये आपको मीज़ो अपेंडिक्स मिल गई अब। तो मीज़ो अपेंडिक्स जो है ना उसको आपने रिमूव करना होता है, लेकिन ना मीज़ो अपेंडिक्स में ना आपको पता है मीजेंट्री जो होती है उसके अंदर किसी भी ऑर्गन का जो ब्लड सप्लाई होता है ना वो उसकी मीजेंट्री के थ्रू मिल रहा होता है उसको। तो अपेंडिक्स का भी जो ब्लड सप्लाई है उसको उसको मीज़ो अपेंडिक्स के थ्रू मिल रहा होगा, उसकी जो मीजेंट्री होगी। तो हम क्या करेंगे, वो जो मीजेंट्री के अंदर उसकी ब्लड वेसल्स होंगी, अपेंडिकुलर आर्टरीज, उसको हम लाइगेट करेंगे। क्यों लाइगेट करेंगे, क्योंकि वो अगर आर्टरीज़ को हम काट देंगे तो उनमें से ब्लीडिंग होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मीज़ो अपेंडिक्स को लाइगेट करना है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको हमने लाइगेट करना है, ठीक है। और फिर आप वो वीडियो में जब देखेंगे ना तो वो मीज़ो अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे, काट देंगे, निकाल देंगे लाइगेट करके। फिर जी आपको मिल जाएगी आपकी अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो है ना उसकी जहाँ पे जंक्शन होती है ना सीकम के साथ, उसको कहते हैं बेस ऑफ अपेंडिक्स। तो बेस ऑफ अपेंडिक्स पे ना आपने क्या करना होता है, वहाँ पे ना अपेंडिक्स को थोड़ा सा क्रश करना होता है आर्टरी फॉरसेप्स के साथ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको वीडियो में भी नज़र आएगी, कि जब आपकी बेस ऑफ अपेंडिक्स आपको मिल जाती है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पूरी अपेंडिक्स है और ये जी इसकी बेस है, ठीक है। मैं आपको, आपने वीडियो बाद में देख लेनी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक इमेजिनरी बता रही हूँ कि जब ये बेस ऑफ अपेंडिक्स है ना जहाँ पे वो सीकम के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ना यहाँ पे आपने अपनी ना आर्टरी फॉरसेप लगा देनी है, ठीक है। और फिर ना उसके 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल करके ना यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे ना सूचर्स लगा दिया। अब ये जो सूचर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो ये वाला होता है एब्जॉर्बेबल 3 विक राइल लाइगेचर सूचर होता है, ये आपने नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, एब्जॉर्बेबल सूचर वो होता है जो बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसको जो है ना आप क्रश्ड पोर्शन के अराउंड, जो आपने अपेंडिक्स की क्रश पोर्शन एक मार्क सा लगाया है कि यहाँ पे मैंने सूचर लगाना है, वो क्रश सा पोर्शन होता है, वहाँ पे आप सूचर लगा देते हो। फिर आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपका लगा हुआ है क्या, सूचर, और ये लगी हुई है आपकी आर्टरी फॉरसेप, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैं ब्लैक से अब करूँगी कि यहाँ से ये जो इन दोनों का दरमियान वाला हिस्सा, यहाँ से आपने अपेंडिक्स को काट लिया, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है इट इज़ एम्प्यूटेटेड बिटवीन द आर्टरी फॉरसेप एंड द लाइगेचर। ये आपकी बुक में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि हमने अपेंडिक्स को रिमूव कैसे करना है। सिंपली मैंने क्या बताया कि जब आपकी पेरिटोनियम खुल गई, पेरिटोनियल कैविटी आ गई, आपको थोड़ी सी पस मिलेगी, सीरियस एक्सुडेट्स मिलेंगे, आपने वो रिमूव कर लेने हैं, सक आउट कर लेने हैं। और फिर आपने क्या करना है कि जो भी डीएनस होंगी वो आपने रिमूव कर देनी है। आपने टीनिया कोलाई के थ्रू जो है आपने ट्रेस किया और आपको मिल गई आपकी सीकम, और उसकी सीकम के वहाँ पे जो है ना मीज़ो अपेंडिक्स मिलेगी, आपने उसको लाइगेट किया, उसको रिमूव किया। फिर आपको बेस ऑफ अपेंडिक्स मिलेगी, बेस ऑफ अपेंडिक्स पे आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा क्रश किया। फिर क्या किया कि जो है आपने वहाँ पे क्रश जो है किया और वहाँ पे आर्टरी फॉरसेप जो है लगा दी। आर्टरी फॉरसेप से प्रॉक्सिमली 1 सेंटीमीटर आपने क्या किया कि अपनी जो है ना सूचर कर दिया, ब्रिकराइल जो है 30 सूचर आपने लगा दिया। अब क्या किया, सूचर और जो आपका आर्टरी फॉरसेप आपने लगाया हुआ है उसके दरमियान से आपने एम्पुटेट कर देना है, काट देना है अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स आपकी निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू रिमूव योर अपेंडिक्स। फिर ऑब्वियसली जो है जब आपने अपेंडिक्स आपकी रिमूव कर दिया तो आपका काम कम मुकम्मल हो गया, आपने अपेंडेक्टमी कर दिया है। तो उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है, क्लोजर का। सबसे पहले क्या स्टेप था, आपने अंदर पहुंचना था, इंसियन देनी थी। उसके बाद इंसियंस के थ्रू जब आप अंदर पहुंच गए, आपको अपेंडिक्स मिल गई, आपने उसको रिमूव कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने क्लोजर करना है। सबसे पहले आपने देखना है कोई ब्लड वेसल लीक तो नहीं कर रही, कोई लीक कर रही है तो उसको सारा चेक किया आपने, उसको जो भी आपने कॉटरी वगैरह या लाइगेचर करना होता है उसको करके फिर आपने क्या किया, पेरिटोनियम को बंद किया, किसके साथ, बिक्राइल 30 सूचर के साथ। उसके बाद आपने इंटरनल ओब्लिक को
फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस को, फिर आपने यहाँ पे जो सूचर इस्तेमाल करना है वो विक्राइल नंबर 1 जो है इंटरप्टेड मैनर में आपने इस्तेमाल किया। फिर जो एक्सटर्नल ओब्लीक है उसको हमने कंटिन्यूस मैनर में सूचर किया, और फिर स्किन को इंटरप्टेड सूचर्स के साथ स्टिचेस। आपको पता है स्किन के ऊपर हम इंटरप्टेड ही लगाते हैं। इंटरप्टेड ये होता है कि एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, ऐसे करके ना। सर्जरी आपने देखी होगी सर्जर उधर अपने ऑपरेशन थिएटर्स में, तो इसी तरह परफॉर्म की जाती है। स्किन के ऊपर इंटरप्टेड सूचर्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपने अपनी बंद कर दी, वो इतना आसान था। और फिर आपने वीडियो देख लेनी है, उसमें सेम आपको ये बताया होगा किस तरह से हम अंदर पहुंचेंगे, किस तरह से हम अपनी अपेंडिक्स रिमूव करेंगे, और किस तरह से हम बाकी क्लोयर कर देंगे। ठीक हो गया। सो उसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया होगा, और बहुत अच्छी वीडियो है, टू वॉच दैट। 2x स्पीड पे आप देख लें जल्दी से। ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी लेयर्स आपने देखी? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सब सुपरफिशियल, फेशिया ऑफ कैम्पर, स्कारपा, एक्सटर्नल ओब्लीक। एक्सटर्नल ओब्लीक तक बहुत आसान था, आपने उसको सिंपल उसी डायरेक्शन में काटा ग्रिडाइनसियन दे के। ठीक है, लेकिन इंटरनल ओब्लीक के लेवल पे आपने विंडो क्रिएट करनी है, वहाँ पे आपने काटना नहीं है। फिर ट्रांसवर्स एब्डोमेन के ऊपर भी आपने यही करना है। उसके बाद जो है फेशियल ट्रांसवर्सल्स आएगा, फैट आएगी, पेराइटल पेरिटोनियम आएगी, और फिर पेराइटल पेरिटोनियम जब आपको मिल गई वाइट कलर की, उसको आपने काटा और अंदर आपकी मिल जाएगी आपको अपेंडिक्स, मीजो अपेंडिक्स, तो सब कुछ। ठीक है, कैसे आपको अपेंडिक्स फील होगी? मीजो वो एंटीरियर कोलाई को ट्रेस करते हुए। ठीक है, इसके बाद ये होते हैं लेप्रोस्कोपी। ये जो है मतलब ज़्यादातर आपको पता है कि हमारी पेंडेक्टमी जो है ये ओपन ही होती है। ये वाला लेप्रोस्कोपिकली पेंडेक्टमी जो है ना इतनी नहीं की जाती। इसमें जो है वो कहते हैं कि सबसे पहले ना आपने अम्बलाइकस के थ्रू स्मॉल इंसिजन देना होता है। वहाँ पे अपने न्यूमो पेरिटोनियम क्रिएट करनी होती है। न्यूमो पेरिटोनियम मीन्स के पेरिटोनियम में थोड़ी सी हवा बढ़नी होती है, ताकि वो ना थोड़ी सी ऊपर हो जाए और हम अपने ऑपरेशन ईजीली परफॉर्म कर सकें। इसमें पोर्ट्स इस्तेमाल होते हैं। पोर्ट्स जो हैं वो सिंपली लेप्रोस्कोप के जो है ना पोर्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो शेयर कर दूँगी। उसके अंदर आपको दिखाए जाएंगे कि पोर्ट्स कैसे एंटर किए जाते हैं। उसमें जो आपने चीज़ याद रखनी है ना वो ये है कि कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। 3 तरह के पोर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं जो हैं, ये 3 तरह के पोर्ट्स होते हैं। एक हमारा अम्बलाइकल पोर्ट होता है, फिर एक सुप्रा प्यूबिक होता है मतलब प्यूबिस के ऊपर, और एक जो है लंबर एरिया में इलियक रीजन में होता है। तो ये 3 पोर्ट्स हैं, ये हम अंदर डालते हैं। ठीक है, और फिर वो एक कैमरा सा होता है, वो उसको विजुलाइज करते हैं और इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये 3 पोर्ट्स जो हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से? अम्बलाइकल पोर्ट है, ठीक है, ये देखें इधर मैं के जो है सबसे पहले लैप्रोस्कोप जो हमने पास करना है ना वो अम्बलाइकल पोर्ट के थ्रू पास करना है। फिर डायग्नोसिस उसका फिर कंफर्म होता है और अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर जो 2 वर्किंग पोर्ट्स होते हैं, एक हमारा लैप्रोस्कोप जिसके थ्रू इंसर्ट किया जाता है वो अम्बलाइकल पोर्ट है। 2 वर्किंग पोर्ट्स हैं, उसमें से सुप्रा प्यूबिक है और दूसरा लंबर वाला है। ठीक हो गया। वो पोर्ट्स अंदर चले जाते हैं। उसी तरह मीजो अपेंडिक्स को हम क्लिप करते हैं, कॉटराइज करते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग ना हो वेजल्स में से। पेंडिकुलर बेस जो है उसको लाइगेट किया जाता है, और फिर जो है अपेंडिक्स को हम रिमूव कर लेते हैं थ्रू द लंबर पोर्ट। तो आपने याद रखना है कि लंबर पोर्ट के थ्रू हम अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, और लेप्रोस्कोप किसके थ्रू इंसर्ट करते हैं? अम्बलाइकल पोर्ट के थ्रू। फिर जी आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या हो सकती हैं? इंजरी टू द सीकम एंड इलियम हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम द पेंडिकुलर आर्टरी हो सकती है अगर आपने प्रॉपरली कॉटराइज नहीं किया, लाइगेचर नहीं लगाया, लाइगेशन नहीं की। यूरिनरी ब्लैडर इंजरी किसके थ्रू हो सकती है? सुप्राप्यूबिक पोर्ट के थ्रू। और पेल्विक एब्सेस बन सकती है अगर कोई इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाए तो। कॉम्प्लिकेशंस किसी भी सर्जरी की आपको पता है कौन सी हो सकती हैं? वूंड इन्फेक्शन हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन जो है ना वो वूंड इन्फेक्शन ही है, और ये कब होती है? 4th to 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे में। ठीक है, और यह है कि इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? वूंड ड्रेनेज कर लेते हैं और एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन रेयर होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। और फिर इलियस, पैरालिटिक इलियस हो सकता है, ये हमने पढ़ चुके हैं टॉपिक कि क्या होता है पैरालिटिक इलियस। ये भी 4 to 5 डेज़ के बाद होता है। इंट्रा एब्डोमिनल जो है अच्छा ये भी हो सकता है, इलियस हो सकता है। इसके अलावा एब्सेस बन सकती है, इसको हम अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन के थ्रू जो है वो गाइड करते हैं, देख लेते हैं, डायग्नोस करते हैं, और साथ ही हम परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर लेते हैं अगर एब्सेस बन गई हो। इसके अलावा अगर वो जो है
ये है कि जो एल्डरली लोग होंगे या वुमेन जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, तो वो वीनस एम्बोलिज्म या एम्बोलिज्म उनके अंदर हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम एडिक्वेट जो है वो प्रोफ्लेक्सिस अगर हम दे दें तो वो बचा जा सकता है। देन पोर्टल पाइमा हो सकता है, मतलब पाइलोफ्लेबाइटिस हो सकता है। ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है, इसमें हमारी जो है वो ऑब्वियसली पोर्टल की प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसमें हाई ग्रेड फीवर, राइगर्स और जॉन्डिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा फीकल फिस्टुलास बन सकते हैं, फिस्टुलास बन सकते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एडहेसिव फॉर्मली जो हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि पेनिकुलर मास आपका एक टॉपिक है, इसको हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। अच्छा, पेनिकुलर मास सिंपली ये है, जैसे आपको पता है एंडोमेट्रियोसिस हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा देर से इन्फ्लेमेशन चलती रहती है, एक एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिस जगह पे हो रही है, तो उस जगह पे ना फजूल किस्म की इन्फ्लेमेशन चलती जा रही है, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस, एडिहेंस बन जाती हैं, ये वो। तो यहाँ पे भी यही होगा, पैथोजेनेसिस ऑफ हमने अपेंडिक्स जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अपेंडिक्स जब बहुत देर तक इन्फ्लेम रहती है ना, तो वहाँ पे वो फाइब्रोसिस इस तरह के जब प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि अपेंडिक्स जो है ना वो चिपक जाती है किसके साथ, ग्रेटर ओमेंटम के साथ, लूप्स ऑफ स्मॉल बाउल के साथ, ठीक है। और जब वो चिपक जाएगी ना इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ, तो आपको लगता है कि वो चिपकने की वजह से क्या होगा, एक बड़ा सा मैस बन जाएगा, और जो भी इन्फ्लेमेशन होगी वो उसमें वॉल ऑफ हो जाएगी। जैसे एक हमारा टीबी का ग्रेनुलोमा होता है, उसमें भी वॉलिंग ऑफ हो जाती है ना, तो वो स्प्रेड नहीं करता फिर। तो यहाँ पे भी यही होगा कि वो सब जो है ना एक जगह इकट्ठा होकर एक मैस सा बन जाएगा, इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ अपेंडिक्स चिपक जाएगी जब, तो वहाँ से ये इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो अपेंडिक्स अगर रप्चर भी होती है ना, तो वो इससे बाहर नहीं निकलेगा सारा वो मैटर, वो इधर इसके अंदर ही फटेगी अपेंडिक्स, ठीक है। तो जो है वो वॉल ऑफ कर देती है ताकि पेरिटोनियल कंटेमिनेशन ना हो, क्योंकि वो एक मैस बन जाएगा, ठीक हो गया। मतलब हर चीज़ एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी ना जब, तो अंदर जो भी धमाका वगैरह होना है ना वो उसके अंदर ही होना है, वो उससे बाहर नहीं निकलना। सिंपल सी मैं अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूँ तो, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि वो एक मैस सा बन जाएगा, पेशेंट को जो है पेन होगी इसमें। और इसके अलावा जो है राइट इलियक फॉसा में उसको पेन होगी और रिजिडिटी होगी, और इस तरह से डिजीज़ के क्या हो सकते हैं, मैस बना हुआ है ना, तो हम सोच सकते हैं क्रोहन्स डिजीज़ है, कार्सिनोम ऑफ द सीकम है, टीबी हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, कोई भी। और ये सब कुछ मैनेजमेंट इसकी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसका जो मैनेजमेंट है ना, ये आपके वाइवा में पूछते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछे व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पेंडिकुलर मास, वो आपसे पूछते हैं ऑशनर शेरन रेजिमेन क्या होती है। तो ये नाम आपसे पूछेंगे, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसका, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा पता होना चाहिए। अच्छा क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये कंजर्वेटिवली हमें ट्रीट करते हैं पेंडिकुलर मास को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार अब पेंडिकुलर मास बन गया है, अब इसने अगर परफोरेट करना भी है, फटना भी है, तो ये अंदर ही अंदर फटेगा, धमाका अंदर ही होगा, तो इतने मसले की बात नहीं है। इस वजह से हम इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। सर्जरी हम तब करते हैं जब ज़्यादा मसले की बात हो जाए। कब करेंगे सर्जरी वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि कंजर्वेटिवली हम कैसे मैनेज करेंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आपको पता है, हम पेशेंट की जनरल कंडीशन को देखेंगे, उसकी वाइटल मॉनिटरिंग करके हम उसको NPO करेंगे, क्योंकि हमने जब भी कोई GIT की सर्जरी करनी होती है तो पेशेंट को नील पर रोलर रखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी पल्स जो है ना वो हर 4 घंटे बाद लेंगे, उसका टेम्परेचर हर 4 घंटे के बाद चेक करेंगे, उसका फ्लूइड बैलेंस जो है, इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग, यूरिन आउटपुट इनपुट सब कुछ हम जो है वो इनपुट मॉनिटरिंग करेंगे। उसको एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि वो जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो जाए। हम साइज़ ऑफ मास को मेजर करते रहेंगे कि कहीं वो बड़ा तो नहीं होता जा रहा। हम CT स्कैन करवाएंगे, और अगर हमें कोई एब्सेस मिलती है तो CT गाइडेड एस्पिरेशन कर देंगे। ये हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच होती है उस केस में जब हमें जो है पेशेंट स्टेबल लग रहा है, ठीक है। अब जब हम ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं ना, तो पेशेंट 24 घंटे से 48 आवर्स के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है कि पेशेंट का जो ना दिल करता है कि मैं खाना खाऊं, उसकी एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग वगैरह ठीक हो जाती है, उसका पल्स, टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, उसका मास जो है वो जो बना होता है ना, वो एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट और इस तरह की सब चीज़ों की वजह से कम होना शुरू हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। देखिए, अपेंडिसाइटिस का जो ट्रीटमेंट है ना, पेंडेक्टमी इसीलिए
है। हम एपेंडिसाइटिस को कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ख़तरा है कि यार ये फट सकती है, ये परफोरेट कर सकती है, ये पूरी बॉडी में फैल सकता है, इसका मतलब पेरिटोनियम के अंदर, फिर हम एपेंडेक्टमी करते हैं सिर्फ इसलिए कि पेशेंट की जो है ना इमरजेंसी से बचा सकते हैं। अदरवाइज़ उसका ट्रीटमेंट भी हम इस तरह कंजर्वेटिवली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैस बन चुका है तो हमें कुछ ना कुछ पता होता है कि यार अब इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कन्फाइंड एरिया में, तो उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट की वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमने अब कब करनी है सर्जरी? जब पेशेंट की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फ़ेल हो गई है, उसकी पल्स बढ़ती जा रही है, उसकी पेन बढ़ती जा रही है, उसका मास वो वाला बढ़ता जा रहा है, उसकी वॉमिटिंग बढ़ती जा रही है, उसका टेम्परेचर नहीं ठीक हो रहा, नहीं सेटल हो रहा। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, वो जो चीज़ होती है उसको रिमूव करना होता है उसी तरह, और अगर कोई एब्सेस बन गया तो उसको हमने परक्यूटेनियसली ड्रेन करना होता है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेंडिकुलर मैस। सो नेक्स्ट में मैं आपको एक इसका पेंडेक्टमी और पेंडासाइटिस की जो भी इसके यूक्यूज़ हैं वो एक अलग से वीडियो में मैं बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो एनल फीजर देखेंगे, एनल केनाल की जो डिजीज़ हैं उनको देख लेंगे।